आइए आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी नई सीरीज़ भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपकी परीक्षा 2017 और 2021 में आए हुए हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक निहित हैं। ये आपका आंसर है 36 से 51। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं आपके या सिद्धांत हैं वो आपके 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दे रखे हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जा सकता है। देखो, ये सामाजिक एकता 15 तो नहीं हो सकता, उपाधियों का अंत 18 में ये भी नहीं हो सकता, और लोक नियोजन के यानी कि जो हम सरकारी नौकरी लेते हैं उसमें भी सबके लिए अलग अलग नहीं होकर सेम ही रहता है। तो ये आर्टिकल 14 यानी विधि के कोई कैसा अपराध करेगा कोई कैसा करेगा, तो उसके लिए आपका 14 आर्टिकल क्लियर करता है इस बात को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है, यानी कि राज्यसभा किस किस से मिलकर बनी होती है। तो देखिए, राज्यसभा जो होती है आपको पता होगा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, इसमें 12 सदस्य होते हैं। यस, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल भाई, 12 सदस्य जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। और बी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि होते हैं। यस, ये 238 ही रहेंगे और 12 होके आपके 250 हो जाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान संरचना की बात करें तो वर्तमान में कुल 245 सदस्य ही हैं जिनके ऊपर होता है। ठीक है, और वो भी 233 + 12 करके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आपका कि अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। ठीक, चलो। और ये कह रहा है श्रृंगामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालन रहा है। 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। तो ये संविधान से संबंधित तो नहीं है, लेकिन इनको एक आर्टिकल से संबंधित करके थोड़ा बताते हैं। कहीं ना कहीं ये संविधान की तरफ इशारा ही कर रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, ये हम यहाँ पर बात करते हैं इन सब को, तो इसका एक और डेरिवेशन आपको पढ़ के दिखा देते हैं, आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। सीधा दे रखा है इसमें DBCA है। DBCA का मतलब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो डी का मतलब दमोह का इतिहास सबसे प्राचीन है, तो सबसे पहला आपका ये रहेगा 1 नंबर पर। और फिर आपका श्रृंगामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, यानी पहले नंबर पर आपका डी रह जाएगा, दूसरे नंबर पर आपका बी आ जाएगा, तीसरे नंबर पर आपका सी आ जाएगा और चौथे नंबर पर आपका ए आ जाएगा। तो ये आपको लगा लेना क्रम में। ठीक है, ये कम संविधान से संबंधित है, लेकिन आइए हम संविधान को ज़्यादा पढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अधीन है। आप सबको पता है कि हमारे भारत में जो संवैधानिक नागरिकता दी गई है वो संविधान के भाग कितने में दी गई है, भाग 2 में दी गई है। ठीक है, और ये 2 जो भाग है आपका कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेकर 11 तक। इसमें सब कुछ बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कब से कब तक होगा, पाकिस्तान जाने वालों के बारे में, पाकिस्तान आने वालों के बारे में, सबके बारे में क्लियर रूप से सब कुछ बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्यों के बारे में बात कही गई है। तो देखो, ये आपके DPSP में जब कोई बात राज्य के लिए आती है तो जाहिर सी बात है ये DPSP में रहे होंगे। DPSP का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब DPSP की ये बात कर रहा है तो DPSP आपको सबको पता भी हमने पढ़ा था कहाँ से, 36 से लेकर 51 तक है। तो ये सारे ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे, 12 हो नहीं सकता क्योंकि उसके बीच में नहीं आ रहा, ना ही ये हो सकता है ना ही ये हो सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, 47। ठीक, DPSP हमारे 36 से 51 तक है तो उनके बीच में यही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे।
तो देखो जब संविधान हमारा लागू हुआ था, पहली बार इसे अपनाया गया था, तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में वैसे जैसे कि वर्तमान में अगर बात करें तो लगभग टोटल मिला के जितने भी खंड सेक्शन सब सेक्शन जोड़े गए उन्हें मिलाकर 448 अनुच्छेद हैं। और आपके कितने हैं अनुसूचियाँ? 22 भाग, मतलब भाग जो हैं वो 22 हैं, और अनुसूचियाँ आपकी 12 हैं। तो जब स्टार्टिंग में हुआ था हमारा संविधान तब 395 तो अनुच्छेद थे, और आपके भाग जो थे वो कितने थे? 8 थे, और अनुसूचियाँ नहीं, अनुसूचियाँ आपकी 8 थी, बाद में 4 जोड़कर 12 कर दी गई हैं, और जो आपके भाग थे वो 22 ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। देखो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये आपके आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें 19 से अब स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या दिया गया है? कोई भी पेशा करना, या अस्पृश्यता का उन्मूलन, या बिल्कुल दिया गया है, और धर्म का पालन एवं प्रसार स्वतंत्रता के अधिकार में। देखो स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा भाग 3 है, जिसे हम 12 से 35 तक बोलते हैं, 1 मिनट, 12 से 35 तक कहेंगे, तो यहाँ पर हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या निहित है, ये चीज़ हमें पूछी जा रही हैं। कोई भी पेशा अपनाना, यस हम कोई भी पेशा, जैसे हम कोई भी काम कर सकते हैं या कोई भी नौकरी पा सकते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, और भाषण की स्वतंत्रता यहाँ में ये बिल्कुल प्रदान की गई है। ठीक है, और अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है, उसे कम पड़ जाता है। ठीक, क्योंकि 17 आर्टिकल ये 17 में पड़ता है। धर्म का प्रचार एवं प्रसार, धर्म का प्रचार एवं प्रसार स्वतंत्रता के में नहीं है। ये मतलब जैसे कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ये आर्टिकल कहाँ पर ऊपर दिए गए हैं, यानी कि 28, 29 में ऊपर की तरफ। ठीक, मतलब 14 से 18 से बांटते हैं, 7 हमारे भाग होते हैं, उनको मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इन ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें इस हिसाब से हमारा ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ए और बी किस में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी? एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा संसद के बारे में पूछ रहा है कि संसद होगी, या संसद के बारे में जो आर्टिकल बात करता है वो आपका, देखो यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता, ये नागरिकता में आ जाएगा, ये आपका पहले ही भाग में आ जाएगा, ये आपका नागरिकता वाले पार्ट सेक्शन में आ जाएगा, तो कौन सा बचेगा? आर्टिकल 79। तो कभी कभी हम जो पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से आर्टिकल यानी ऑप्शन को नेगलेक्ट करके उनको हटा कर भी देख सकते हैं, तो हमें आंसर अपना मिल जाता है। ठीक, ये सारे जो क्वेश्चन हैं 2017 में, यानी कि 2017 में आए हुए क्वेश्चन है आपके यूपीएससी के ही एग्ज़ाम में। ठीक है, उसी के लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं, और ये सीरीज़ है, ये आगे की तरफ चलेगी, फिर 21 वाले भी आपको कराएंगे। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? यानी कि ये कह रहा है मानवाधिकार आयोग है, उसने एक सार्वभौमिक घोषणा की है, उसमें कुछ अपने सिद्धांत बनाए हैं, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किए गए हैं? देखो मानवाधिकार, अगर संविधान की बात करें तो मानवाधिकार के बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन मानव मतलब नागरिक की बात करें तो नागरिक के अधिकार यानी कि मूल अधिकार तो हमें बताए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें 12 से 35 तक कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई ऐसा अधिकार है 36 से 51 या अनुच्छेद ये राज्य के लिए दिए गए हैं, 12 से 51 तक नहीं हो सकता, क्योंकि ये राज्य के साथ साथ इसमें मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, तो इसलिए इसे हटाकर करा गया है। तो ये इसका आंसर कोई इनमें से कोई ऑप्शन में से सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक बार नज़र डालिए इसके नीचे वाले सेक्शन पर। देखो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार 14 से 18 तक रहता है। ठीक, ये आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक रहेगा, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 आर्टिकल में है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। मैं उसे पीछे बता रहा था, 28 29 नहीं जो बताया था, सॉरी, वो 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके आर्टिकल 29 से और 29-30 दोनों में दिए गए हैं, और संवैधानिक उपचारों जिसमें रिट जारी करने का अधिकार है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को, वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। अगर हमारे किसी भी नागरिक का मूल अधिकार को हनन होता है तो हम डायरेक्टली
आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, आइए, यह किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अभी हमने आपसे बात की कि अगर हमें लगता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल मार्क कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भाई। आर्टिकल 22 के काफ़ी भाग हैं, तो अभी इसमें केवल जो बात कर रहा है वही हमें देखना है कि अगर पुलिस जो है किसी को भी गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ता है। याद रखना भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित हुआ कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है, यानी कि ऑडिट रखता है। भारत के में कितना टैक्स आया, कितना गया, कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है, सब की जांच करता है। उन्हें हम बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें कैग कहते हैं, CAG। ठीक है, इनसे संबंधित आर्टिकल 148 है। ये UPSI में नहीं, ये UPPCS में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको डबल मार्क कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये है, इसे थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि अच्छा है काफ़ी। देखो, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी शॉर्ट में CAG कहते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के आय व्यय का लेखांकन करते हैं। यानी भारत सरकार और जो भी हमारे प्रांतीय जो राज्यों की सरकार होती हैं, उनकी कितनी इनकम किस विभाग से हो रही है, कहाँ वो खर्चा कर रही है, उन सब का वो लेखांकन करते हैं। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी लेखांकन करते हैं, यानी कि सरकार का जिन कंपनियों पर अधिकार होता है उन कंपनियों का भी लेखा जोखा, यानी कि उनका आय व्यय का लेखा जोखा ये रखते हैं। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती हैं। अब ये रिपोर्ट बनाएंगे तो उनकी रिपोर्ट आएगी तो कुछ सार्वजनिक लेखा समितियां जो अकाउंटेंट हमारी कमिटीज़ होती हैं वो उधर ध्यान देंगी, उन्हें देखेंगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भारत लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा का मुखिया भी होते हैं। ध्यान रखना, यही मुखिया हैं लेखा, मतलब जो भी हमारे अकाउंटेंट होते हैं सबसे बड़े यही रहते हैं। वर्तमान समय में इस संस्थान के मुखिया राजीव महर्षि हैं। वे भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। याद रखना कौन से क्रम के हैं? 13वें क्रम के हैं। और CAG की बात करें कार्यकाल की तो ये 6 वर्ष तक रह सकते हैं अपने पद पर, या फिर अगर उनकी है 65 वर्ष जो भी पहले हो तो वहाँ तक बने रहते हैं। और ये अपनी उसके बाद ये जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये आशा करते हैं कि आप अब CAG के बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आएगा, अगर वहाँ फिर आगे पूछेगा तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं परीक्षा में। ठीक है, आइए, आर्टिकल, भारत के किस राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त की गई सरकार को बहाल किया? ये करंट का क्वेश्चन है, तो लेकिन इससे हम कुछ समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, आपातकाल क्या होता है। आइए देखो, हमारे संविधान में आपातकाल की बात करें तो भाग 18 में, ये भाग 18 में आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल जो है मैं आपात उपबंधों के बारे में बताते हैं। ठीक, तो ये जो आपात होते हैं वो कई प्रकार से लगाए जा सकते हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 352, 356 और 360 हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जब कभी भी पहला आपात तब लगता है जब युद्ध हुआ या भारी आक्रमण कोई हुआ हमारे देश पर, या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हमारे राष्ट्रपति यानी हमारे देश के महामहिम जो हैं आर्टिकल 352 के तहत लगाएंगे। दूसरा है आपका, जब हमारे राज्यों में, हमारे राज्य होते हैं, राज्यों में अगर हमारा संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, यानी कि राष्ट्रपति जी को ये सुनिश्चित हो जाए कि राज्य में संविधान के तहत या वैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही है और उनकी सरकार विफल हो जाती है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा के 356 कर देते हैं। ठीक है,
ये राष्ट्रीय आपात होता है 352, ये राष्ट्रपति शासन होता है। तो मतलब कहने का मतलब वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है या फिर सीएम रहते हैं उनका कार्यकाल हटा दिया जाता है और डायरेक्टली वो हमारे राष्ट्रपति जी की कंट्रोल में आ जाता है वो उस राज्य का प्रशासन। तथा तीसरा होता है आपका 360 आर्टिकल के तहत वित्तीय आपात, यानी हमारे देश में जब वित्तीय अस्थिरता आ जाती है तब ये आपात लगाया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संसद को किसी राज्य के क्षेत्र सीमा एवं नाम से परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। काफ़ी इजी है, मतलब आर्टिकल नंबर 3 है, ये संसद को किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना या उसको घटाना या बढ़ाना, यानी उसके सीमा के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए ये उसे ऑथोरिटी या फिर उसे शक्ति प्रदान करता है। ठीक, आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चलो ये बिल्कुल सुमेलित है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक ही है। धार्मिक स्वतंत्रता मैंने भी आपको ये थोड़ा देर पहले कल बता दिया था, ये 25 से लेकर 28 तक है। कहाँ तक है? 25 से 28 तक है, यही गलत है। ठीक है, और आगे चलते हैं, चलिए। ये है, संविधान की कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है। मतलब ये कह रहा है कि हमें किसी चीज़ से, जैसे हम नागरिक हैं और किसी ने कुछ गलत कर रखा है या वो सार्वजनिक तरीके से सबके लिए गलत हो रहा है, तो हम उस सार्वजनिक मुद्दे को उठाकर एक याचिका डाल सकते हैं मजिस्ट्रेट के यहाँ सीधा जाकर, ठीक है, या अदालत में जाकर। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 32 के, ठीक है, और हम जब इसकी बात करें, हमें लगता है कि हमें कोई दिक्कत हो रही है या फिर हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम इससे आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे, मजिस्ट्रेट के यहाँ हम याचिका दायर कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। ये याद रखना है। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो आर्टिकल 32, और जब केवल हाई कोर्ट या फिर उसके अधीनस्थ न्यायालय की बात आएगी तो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। ठीक, चलिए आगे। ये क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। देखो, अभी हमने पढ़ा था 356 से संबंधित क्या था? 356 से संबंधित था आपातकाल। क्या था? आपात। देखते हैं क्या क्या है भारत के किसी, इसका डेरिवेशन पढ़ लीजिए। विफलता से उत्पन्न आपात, युद्ध भाई, ये यानी 352 था, और 300 वित्तीय आपात 360 के तहत हो रहा था, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो इसमें थोड़ा मुझे है, तो ये आपातकाल ही है, आपातकाल बोलेंगे, लेकिन आपातकाल कौन सा है? जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपातकाल शब्द की बात कर रहा है, तो इसलिए हम केवल यहाँ आपातकाल को टिक करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित अस्पृश्यता का उन्मूलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट के रख लीजिए इसे, आप अपने उंगलियों पर अपने दिमाग में रट के रख लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये आपका जो होता है, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन है, यानी छुआछूत भी कह सकते हैं, उस चीज़ का ये अलग किया गया था। ठीक है, अस्पृश्यता का। आगे आइए, उसे केवल याद ही कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए, इसे आप 5 स्टार से मार्क कर लीजिए। संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि संसद जो होती है उसको अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन अपने मूल, मतलब जैसे कि मूल संरचना ने जिस पर्पज़ से हमारा संविधान बनाया गया है, जिसकी प्रस्तावना इंडिकेशन देती है कि ऐसा ऐसा होना है, अगर उन चीज़ों को कोई हमारा ये जो संसद है वो संसद अपना आर्टिकल 368 का प्रयोग करके उसमें कोई फेरबदल करना चाह रही है, तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए हमारे ये बहुत ही फेमस केस हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये हुआ था। तो इसके तहत ये कहा गया था कि संसद मनमाने ढंग से संविधान की जो मूल संरचना होती है, यानी संविधान का जो मेन पर्पस है
उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है, आप इसको याद रखें। चलिए इस केस को एक बार ढंग से देख लेते हैं, इसकी डायरी क्लियर जो दे रखा है। देखिए ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में हुआ था। इसमें हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। हाँ हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। यानी संविधान का जो मेन मोटिव होता है उससे अलग नहीं कर सकती है और नहीं उसे बदल सकती है। इस प्रकार इस मामले में संविधान के मूलभूत ढांचे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत अस्तित्व में आया था। ये सबसे पहला केस था। और लेकिन ये मूल ढांचा है क्या, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये शब्द का प्रादुर्भाव तब हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कहता है, अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। आर्टिकल 257 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वो संघीय कार्यपालिका शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न करे। हाँ दोनों ही ये सही है। ठीक है, पीआर क्यू दोनों ही आपके सही है, ये भी सही है ये भी सही है। यानी प्रत्येक राज्य जो ना उसकी जो कार्यकारी शक्ति का प्रयोग ऐसे हम करेंगे कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि राज्य बिल्कुल स्वतंत्र है। राज्य आर्टिकल 256 कहीं ना कहीं अंकुश लगाता है राज्य सरकार पर या विधानसभा पर कि जो केंद्र ने नियम बना रखे हैं, अगर राज्य अपने नियम बना रहा है तो ऐसे ही नियम बना पाएगा जिससे बिल्कुल सही तरीके से जो केंद्र द्वारा जो संविधान द्वारा नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं कि अपने मनमाने ढंग से केंद्र कुछ बना रखे हैं आप कुछ बना के कर दो। ठीक है ना, कहने का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल है राज्यों पर केंद्र सरकार का। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो राज्य विधानसभाएं होती है उन पर संसद का। ठीक है, ऐसा ही है। सेकंड वाला कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। दोनों का मोटिव सेम सही है। ठीक है, आगे चलिए। ये सब 2017 में आए क्वेश्चन है, मैं इनको आपको एकदम छाट कर लेकर आया हूँ ताकि आपको परीक्षा में इन्हें करके आसानी इसे क्लियर कर सकूँ। ठीक, चलिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों यानी कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो नेशनल हेरिटेज होते हैं, उनके संरक्षण के बारे में कहा गया है। ये आपका आर्टिकल 49 है, ये भी आप रट लें। और एक संविधान के अलग से आर्टिकल के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम करेंगे। ये केवल आपके क्वेश्चन आए हुए को आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके 2017 के एग्ज़ाम में आ चुके हैं और अक्सर ही आते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेद के साथ सही रूप से मिलान किया गया है। देखो इनमें मिलान करना है हमको कि किससे किसका है। पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के राज्य का कर्तव्य 47 देता है, 47 देता है, यस देता है। क्यों क्या कह रहा है, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता अनुच्छेद 43 से यस। कोई हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें हमारे सहकर्मी होते हैं, थोड़े भागी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें यस। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान 45। ये तीनों ये आर्टिकल तीनों के तीनों सब मैच हैं और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, इनको ढंग से देखना है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान के तहत अधिकार सुचारू रूप से निलंबित हो जाते हैं। यस, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो खुद ही चले जाते हैं। और वो कैसे कैसे जाते हैं इसके लिए आपको स्पष्टता के साथ हम बताते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है, यानी 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है। 353 तथा 54 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव है, यानी कहाँ कहाँ प्रभाव दिखेगा इसका वो चीज़ बताई गई है। यानी 52 में तो उद्घोषणा हो जाएगी, इसके 353 में प्रभाव बताए गए हैं कि ये कहाँ कहाँ लागू होंगे, क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी। फिर अगली बात 358 और 59 पर जो मूल अधिकार हमारे होते हैं 12 से 35 उन पर पड़ने वाले प्रभाव दिया गया है। अनुच्छेद 358 के अनुसार 358 क्या कहता है, अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्याक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है
यदि आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। यानी सशस्त्र विद्रोह तो नहीं होंगे, लेकिन जब भाई आक्रमण या युद्ध हो रहा है तो हो जाएंगे। ठीक है। सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आंतरिक अशांति के स्थान पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता का अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। यानी कि इनका मतलब आंतरिक हमारा अशांति हो तो हमारे स्वतंत्रता का यानी आर्टिकल 19 अपने आप ही निलंबित हो जाता है। ठीक। संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सिविल सेवक मतलब जो सरकारी नौकर होते हैं उनके लिए दिया गया है। अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की स्थापना के संबंध में वर्णन करता है? बिल्कुल नहीं करता है, 312 करेगा। संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है? ये भी गलत है, बिल्कुल दोनों ही अलग हैं। तो देखो इन दोनों आर्टिकल को एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। अनुच्छेद 311 संज्ञा राज्य के अधीन जो सिविल सर्वेंट होते हैं, पदच्युत किए जाना, पद से हटाया जाना, पंक्ति में अवनत कराना। यानी कि 311 आर्टिकल पद से हटाना या उनको डिमोशन करना, ये चीज़ बताएगी ये 311 आर्टिकल में। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 312 में संशोधन किया गया। ठीक। अखिल भारतीय सेवा लगेगी इसमें, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक। चलिए आगे। उपाधियों का अंत संविधान के अंतर्गत प्रतिस्थापित है। उपाधियों का अंत देखो जैसे कि हमें पता है उपाधियाँ 18 आर्टिकल 18 में करी गई हैं। तो 18 आर्टिकल क्या था? समानता लेकर आता है। तो समानता का मतलब आर्टिकल 18 में है और तो वो 18 आर्टिकल इसमें पढ़ रहा है, तो ये आंसर आपका सही है। ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। तो भाई जैसे भी 266 एक हमारा ये कहता है कि हमारी सरकार को कहीं से भी कोई रेवेन्यू मिल रहा है और वो सरकार उसे कहाँ पर खर्च कर रही है, ये हमारी जो भारत की टोटल जो समेकित निधि होती है उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है ना, समेकित निधि का। यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है? 226 मैंने अभी आपको बताया था। अब ये तो बड़ी आसान था ना, आप इसे खुद टिक कर दोगे भाई। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में आप जा रहे हो 226 से, और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो 32 आर्टिकल के तहत। ये देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे होता है? देखो राज्य की विधान परिषद बनाना है नहीं बनाना है, ये राज्य की अनुशंसा तो ली जाएगी, लेकिन पूरा का पूरा इसमें जो पावर रहती है वो आपकी रहती है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। नहीं तो ऐसे राज्य अपने में खुद ही कर लेंगे। चलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करें कि आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा कराएं। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात कही गई थी, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये कई बार ये पूछी है, ये 0 से 14 नहीं होता है, ये 6 से 14 होता है। कितना होता है? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक जो राज्य है आपका, ठीक है, मुफ्त यानी कि फ्री में शिक्षा ग्रहण कराएंगे 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों को। अब इसका क्लारिफिकेशन भी देखो जरूरी है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था, के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, आर्टिकल 21 में अंततः स्थापित करके एक नया मूल अधिकार बनाया गया है, जिसके अनुसार राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 कितने से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा संबंधी सूची का विषय है, शिक्षा संवर्धी सूची का, जैसे कि 3 सूचियाँ होती हैं, एक होती है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक संवर्धी सूची। देखो संघ सूची पर जो कानून है वो आपकी केंद्र सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची पर जो कानून है वो आपकी राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा इनमें कॉन्ट्राडिक्शन की बात आएगी तो केंद्र सरकार के जो कानून हैं वो ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं राज्य सरकार की अपेक्षा। ठीक है ना, चलिए आगे। ये आपका क्वेश्चन है,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? देखो, श्रमिक भागीदारी अभी अभी हमने पीछे करा था, ये 43 है। कौन सा आर्टिकल है? 43 है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 43 से प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। ये दोनों आर्टिकल जो हैं थोड़े सेम से लगते हैं, लेकिन ये देख लेना। ये इनको समान न्याय गरीब को निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि जैसे कोई गरीब अगर आपका कोई मुलजिम है, जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, वो वकील नहीं कर पा रहा है, तो सरकार उसे वकील करके देगी, इसमें विधिक सहायता उसे दी जाती है फ्री में। वो 39 ये कहता है। 43 ये क्या कहता है कि जैसे कि कोई हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई कंपनियां कुछ छोटा खोल रहे हैं, तो उसमें जो श्रमिक भागीदारी है उसे भी सुरक्षित कराया था, उनका भी थोड़ा बहुत हिस्सा उनमें माना जाता है। ठीक है ना। आगे चलिए, अब आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी सुनिश्चित कर, अभी भी पढ़ाई है। चलो अगला चलते हैं। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कौन दिखाई देगा भाई? समानता का अधिकार देगा, 14 से 18 तक देगा कि नहीं देगा? उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा? उसके बाद हमें दिखाई देगा आपका क्या? स्वतंत्रता का अधिकार है। 18 के बाद 19 आएगा, 19 से 22 तक होता है आर्टिकल। और ये हैं फिर शोषण के, ये 23 से 24 तक रहता है। ठीक। और संस्कृति और शैक्षणिक शिक्षा संबंधी अधिकार ये आपके आ जाते हैं 29-30 में। किस में? 29-30 में। तो क्रम लगा दीजिए आपका। पहले पे सी आएगा, CABD, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। उपयुक्त प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 343(1) में। ठीक, चलिए आगे। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में कौन से संविधान अनुच्छेद से सही ढंग से मेल खाता है? न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, अनुच्छेद 47 गलत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रचार, अनुच्छेद 43A गलत। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का प्रश्नों का ये हमने पढ़ा है। ये कितना था आपका? जैसे कि हमने पढ़ा था, ये आर्टिकल 49 में था। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक यानी मॉन्यूमेंट रहते हैं, उनके सबके लिए संरक्षण प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। ये आर्टिकल 49 में कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा इसमें नहीं, 43 में नहीं, 43 में पढ़े आ रहे हैं। ये हमारे जो श्रमिक होते हैं उनकी भागीदारी मैनेजमेंट में सुनिश्चित करता है। और न्यायपालिका से कार्यपालिका शायद आर्टिकल ये इसमें ना होकर 47 में हम अलग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें नहीं है, इस मार्क के ऊपर ही था ये भी। ठीक है, आगे चलिए। संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं उनके? अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। यस, बिल्कुल सही है। यानी जब हम कोई सिविल लोक सेवक होता है, भर्ती होता है, तो उसकी भर्ती और उसकी सेवा की शर्तें क्या रहेंगी, ये संसद डिसाइड करेगा। ये 309 में कहा गया है, बिल्कुल सही है। और अगला है अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवा का कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं, क्योंकि इनके अभी हमने पढ़ा लोक सेवा के बारे में बताया गया, तो दोनों ही सही हैं। तो NEP की दोनों हो जाएगा। देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच स्थायी विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 253। यानी कोई भी राज्य किसी दूसरे देश के साथ खुद स्वयं संबंध नहीं बनाएगा जब तक कि केंद्र नहीं बनाएगा। यानी कहने का मतलब, हमें दूसरे राज्यों के संधि या कुछ भी करना है, वो सारी की सारी जो चर्चा है या कोई भी बात होगी, वो केंद्र या संसद ही देखेगा। कोई राज्य होता है इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, आगे चलिए। संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय, अभी ये हमने देखा था सर, इसमें कितना था सर्वोच्च न्यायालय में 32, और इसमें कितना था 226। 32 और 226 आप लिखते ना। ठीक, अगला देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण का वन और वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा। देखो मोनूमेंट 39 में था और ये किस में 48 में, यानी पर्यावरण का संरक्षण करना 48 में, ये इम्पोर्टेंट है। आजकल तो पर्यावरण बहुत ही हमारा ख़राब किया जा रहा है, तो ये हो सकता है इसके ऊपर आर्टिकल भी आ जाते हैं, मतलब बनाने के लिए, मेंस लिखने के लिए, तो ये याद रखना आप। ठीक, अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि हुआ, अभी भी हमने पढ़ा था, जैसे कि 48 से जोड़ा गया है। अब इसमें क्या है, पर्यावरण को सुरक्षित करना है। तो पर्यावरण सुरक्षित क्या होगा, जैसे गाय और एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाया जाए, यानी कि कहने का मतलब ये जो हमारे गाय ये बछड़े हैं उनका संरक्षण दिया गया है, मवेशियों का। ठीक, आर्टिकल 48 में पर्यावरण का संरक्षण था। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 33 है। क्या है, 12 से 35 तक अनुच्छेद होते हैं, उसमें आपको अधिकतर पढ़ाए गए होंगे 14 से लेकर कहाँ तक 32 तक, लेकिन 33, 34, 35 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे अधिकारों के लिए नकारात्मक हैं। इसमें से 33 जो अनुच्छेद है ना, आयु संसद को देता है कि हमारे मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम भी अपने मूल अधिकारों की मांग करने लगे, यानी कि सेना या जो डिफेंस है वो अपने अधिकारों की बात करने लगे, तो क्या वो सेवा कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए संसद को अधिकार है हमारे, यानी कि जो भी सैनिक भाई होते हैं, सशस्त्र बल होते हैं, उनके अधिकारों को निलंबन कर सकते हैं संसद। ठीक, ये आपातकाल के दौरान किस भारतीय अधिकार को अनुच्छेद 359 के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है? ये भी हमने पढ़ा था। देखो आर्टिकल 19 भी स्वतः स्थगित हो गया था 358 के तहत। अब इसमें हम बात करें कि जब ये 358 के होता है, अब यहाँ 359 की बात कर रहा है, इसमें दोनों ही हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? आर्टिकल तो 358 से हो जाता है, इसमें आर्टिकल ये तो 358 से हो जाएगा, लेकिन 359 जब लगता है तो ये भी चला जाता है। ठीक है ना, मतलब हमारे ए और सी दोनों ही हमारे जो अधिकार हैं वो चले जाएंगे जब आयोग द्वारा प्रश्न, और ये गलत था क्वेश्चन में, तो इसलिए इसे आयोग ने देखो गलत कर दिया था। ठीक, आयोग द्वारा इसे गलत निरस्त कर दिया गया था क्योंकि इसका आंसर सही नहीं था। संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों और अधिकारियों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। भाई संविधान की कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत रखता है? 227। क्या है? 227 का अनुच्छेद यह है कि इसके अनुसार प्रत्येक में एक उच्च न्यायालय होता है और उनकी संविधान के 227 के अधीन उच्च न्यायालय अपने अन्य समस्त न्यायालयों एवं प्राधिकरणों पर प्रवेशन की शक्ति रखता है। यानी कि जो हमारे हाई कोर्ट होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हों या सेशन कोर्ट हों, उन सब पर ये अधीक्षण कर सकते हैं। किसके तहत? यानी उनको ये प्रवेशन भी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 227 यानी 227 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? यानी उच्चतम का मतलब वही सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस कौन से अनुच्छेद के तहत उसकी स्थापना के बारे में बताया गया है? 324। याद रख लो, रट के रखना इस चीज़ को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है?